चलिए तो चालू करते हैं हम। हाँ दीदी, ये कल मैथ्स का पेपर है, जब इतने दिन में तुम कच्चू नहीं कर पाई तो अब भी 1 घंटा हम तुमका कर लोगी, तो पढ़ लो कम से कम। चलो ध्यान दो। तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, हाँ, तो मेटल की प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज, तो ये सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव आते हैं इस चैप्टर में, ध्यान से सुनना, वो आते हैं यहां से, प्रॉपर्टीज से, ठीक है। और प्रॉपर्टीज में भी जहां से सबसे ज्यादा चीजें आती हैं वो आती हैं एक्सेप्शन से, ठीक है। एक्सेप्शंस मतलब अपवाद, ठीक है। अब क्या होता है अपवाद? जैसे कि अगर पहली हम प्रॉपर्टी की बात करें तो सॉलिड, वो मेटल की अगर हम बात करें तो मेटल जो है वो जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शंस क्या है, मर्क्यूरी। मर्करी की अगर बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहती है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो मर्क्यूरी है, ठीक है। फिर अगर बात करें कि मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर एक्सेप्शंस है कि लिथियम पोटेशियम जो है वो ये कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। लिथियम और सोडियम जो है वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। इनको चाकू से काटा जा सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कौन से मेटल हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है, तो वो कौन से हैं, लिथियम और सोडियम है। क्लियर है? अगला देखते हैं, ठीक है। अब ये समझना मेलेबल मतलब क्या होता है, मेलेबल एंड डक्टाइल, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक होता है, देखो, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल, यानी डक्टाइल का मतलब होता है जिसको खींच के पतला तार बना सकते हो, वो क्या कहलाता है आपका, डक्टाइल कहलाता है। और जिसको ठोक के पतली चादर बनाई जा सकती है वो क्या कहलाता है, मेलेबल। अब अगर, हाँ, तो लोहा, गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल है, यानी कि 1 ग्राम, ध्यान से सुनना, 1 ग्राम गोल्ड से आप जो है वो 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा यानी 2000 मीटर लंबा तार बना सकते हो, इतना ज्यादा डक्टाइल है, ठीक है। और फिर उसके बाद में मेलेबल मतलब क्या होता है, ठोक के चादर बनाना। तो गोल्ड और सिल्वर ये दोनों ही जो है वो मेलेबल भी होते हैं। तुमने देखा होगा मिठाइयों के ऊपर सोने की, वो चांदी की वर्क होता है, तो कितनी पतली पन्नी होती है वो चढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे तुम काजू कतली, उसके ऊपर वो जो लेयर होती है वो चांदी की होती है, ठीक है। तो ऐसे ही सोने की लेयर कितनी पतली लेयर हो जाती है, तो ठोक कर आप इतनी पतली सी लेयर भी बना सकते हो। तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने जो है वो 1000 पार्टिकल से, 1000 या 10,000 पार्टिकल से एक पतली पन्नी बनाई थी, किसकी, गोल्ड की, ठीक है, जिसमें 1000 जो है वो एटम थे, ठीक है, वो या 10,000 एटम थे, ठीक है। तो इतने से बनाई थी उसने, तो 10,000 एटम कितने से होते हैं, ठीक है, उससे। ये क्यों, क्योंकि गोल्ड जो है वो मेलेबल भी होता है। तो मेलेबल और डक्टाइल दोनों चीजें समझ में आई। फिर उसके बाद में ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं भाई साहब, ठीक है। ये जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर, यानी कि इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ठीक है। जैसे तुम जिस बेंच पर बैठे हो वो लोहा मेटल है, ठीक है, अगर इसमें मैं करंट लगाऊं तो तुम एक दूसरे के थ्रू सबको करंट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आदमी उससे टिक के बैठा है तो उस लोहे में पहुंच जाएगा, उससे तुम पकड़े हुए तुम में, यानी मुझे सिर्फ यहाँ करंट लगाना है और एक झटके में पूरी क्लास साफ है ना, इस तरफ और इस तरफ। हाँ बेटा, लकड़ी की नहीं है ना, ठीक, इसलिए मैंने यहाँ लोहे की रखवाई है, जिस दिन नहीं पड़े, और यहाँ कनेक्शन है। भाई साहब इतना गंदा तो नहीं हूं, करिया ढुस दिख रहा हूं। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत क्या है ना कि जो पीछे से वाइट है पूरा, तो वाइट तुमने साइंस में पढ़ा होगा कि वाइट क्या करता है, वाइट लाइट की सबसे गंदी चीज होती है, वाइट 7 कलर से मिलकर बना होता है, तो वाइट जो है वो टोटल रिफ्लेक्शन कर देता है, ठीक है। तो इससे एमिट जा, तो यहाँ पर जो लाइट आ रहा है ना, वाइट क्या करेगा, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो मेरी बॉडी कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है। अगर वहीं पीछे की तरफ ब्लैक हो तो देखो मैं बढ़िया गोरा दिखने लगूंगा। अब देखो मुझे, तो इट इज अ साइंस,
ठीक है, क्यों अब ब्लैक में मैं गोरा क्यों दिखने लगा? क्योंकि ब्लैक की खासियत होती है, ब्लैक कोई भी कलर को जो है वो कोई भी रे को जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ब्लैक बना कैसे? क्योंकि ब्लैक जो है वो यहाँ से 7 कलर आ रहे हैं लाइट के, है ना, और सातों के सातों जो है वो एब्जॉर्ब कर लिए ब्लैक ने, तो जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वो मुझसे ही हो रहा है, तो इसलिए मैं ही दिख रहा हूं, यानी ये रिफ्लेक्शन कर ही नहीं रहा है। और वहीं पर अगर यहां देखोगे तो ये जो है वो भाई साहब क्या कर रहा है? पूरा रिफ्लेक्शन कर दे रहा है। तो पूरा रिफ्लेक्शन कर रहा है तो मेरे से जो रिफ्लेक्शन मुझसे भी हो रहा है, लेकिन मुझसे होने वाला रिफ्लेक्शन और इससे होने वाले रिफ्लेक्शन का कंपेयर करें तो ये ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है और मैं कम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने जो, ये कौन सा कलर है? हाँ, जो भी कलर है, हरा कलर, ठीक है, तो ये हरा कलर जो है वो क्या कर रहा है? 6 कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है और 1 कलर को रिफ्लेक्ट करता है। तो और ये सातों के सातों कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसका रिफ्लेक्शन ज्यादा है, मेरा कम है। ये तुम्हें लाइट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, ये सिलेबस में है तुम्हारे, इसलिए बकवास कर रहा था। मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक पर बकवास करता हूँ जो तुम्हारे में है। चलो, तो ध्यान से देखो, कहाँ है कॉमर्स? तो मैंने पढ़ा ही नहीं। कॉमर्स तो मुझे ही नहीं आता, मैं तुझे क्यों पढ़ाऊंगा? कुछ भी बक रहे हो। चलो, तो बेटा तुम्हारे सिलेबस में कम पढ़े लिखे लोगों, चलो हाँ ध्यान दो जरा, तो ध्यान देखो, तो अगर हम बात करें, मच्छर नहीं, तेरी तो ये मच्छर से बड़ा परेशान हूं मैं भाई, जा यार, हमें ही पढ़ लेंगे। हाँ, तो गुड कंडक्टर क्या होते हैं? तो हीट, वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर, और इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट गुड कंडक्टर है सिल्वर। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन है? सिल्वर। उसके बाद में कौन है? कॉपर, ठीक है, फिर आता है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये अब उसके बाद में मेटेलिक लस्टर, यानी इसका मतलब क्या होता है? यानी कि चमक देते हैं ये, ठीक है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो गैलियम और सीजियम, ठीक है, ये जो है, हाँ ये यहाँ पर आएगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये गलत लिख, हाँ, तो इनमें जो है वो क्या होती है? चमक होती है। मेटल में क्या होती है? चमक होती है। फिर उसके बाद में सोनोरस, सोनोरस का मतलब होता है इन्हें ठोकने पर टन्न टन्न की आवाज आएगी, ठीक है, तो ठोकने पर ये आवाज करते हैं, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? सोनोरस कहते हैं। फिर उसके बाद में हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी कि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लेने के बाद में उबलते हैं और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लेने के बाद में ये गलते हैं। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कैसा रहता है? हाई रहता है। तो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन गैलियम और सीजियम की अगर हम बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कैसा रहता है? कम रहता है, ठीक है। गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है। अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टी और यहाँ के एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, ठीक है, ये सॉलिड और गैस की फॉर्म में रहते हैं, लेकिन इसमें ब्रोमियम की अगर ब्रोमीन की अगर बात करें तो ब्रोमीन क्या है? लिक्विड है। तो फिर से ये क्या होते हैं? सॉलिड और गैस की फॉर्म में रहते हैं, लेकिन इसमें ब्रोमीन एक एक्सेप्शन है। ब्रोमीन जो है वो किस फॉर्म में रहेगा? लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। कोई भी जो है वो नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता है ब्रोमीन को छोड़कर। अगर बात करें तो ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड कैसा होता है? हार्ड होता है महाराज, वेरी गुड। फिर उसके बाद में ब्रिटल, ब्रिटल मतलब इनके अगर ठोकोगे तो ये बिखर जाएंगे, ठीक है, ठोकने पर जो बिखर जाए वो क्या होता है आपका? ब्रिटाइल, ब्रिटाइल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें तो कुछ नहीं है एक्सेप्शंस, हाँ ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट मतलब तुम्हारी पेंसिल की नॉक, हाँ। फिर उसके बाद में बात करें नॉट नो लस्टर, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि इसमें साइनाइन नहीं होती है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा है जिसमें कि चमक होती है। तो समझ में आ रहा है दीदी आपको? ये चमक, ये दमक, ये फुलबारी की महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तो देखो सॉलिड का मतलब तो दीदी आप समझती होंगी क्या होता है? कठोर, ठोस, कठोर नहीं होता है,
तो आपकी सुविधा के लिए मैं इनको हिंदी में लिख दे रहा हूं। ये ठोस होते हैं, ये कठोर होते हैं, ठीक है। ये जो है वो तन्य होते हैं, तन्य। ये अगाध वर्धनीय होते हैं, ये ऊष्मा वो चालक होते हैं यानी सुचालक। ये चमकदार होते हैं, ये जो है वो सोनोरस को हिंदी में भी सोनोरस ही कहते हैं। तो आप इस तरह के लिख सकती हैं आप, तो अपने हाथों से इनको सुसज्जित कर लीजिए। बेटा इनको आपको लिखना ना है। अब ऐसे आपको भी नोट्स मिले हैं ना दीदी, बस नोट्स में ही देख लो, कुछ हिंदी में गड़बड़ हो तो। दीदी नोट्स में सब लिखा है, ठीक है। हमने इतनी मेहनत और खर्चा करके तुम पे जो नोट्स मुंह पे फेंक के मारे हैं तुम्हारे, चलिए खुद के नोट्स। चलिए अब देखिए, अब आगे देखें केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज बड़ी प्यारी होती हैं इनकी, ध्यान से समझिए। कोई है? हाँ ध्यान दो जरा। तो अगर बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, कि अगर मेटल की ऑक्सीजन से आप रिएक्शन करा दोगे तो मेटेलिक ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे कि अरे ए शक्तिमान, इधर पढ़ा रहे हैं हम, साले फ्री पॉकेट में बेइज्जती करवाते रहते हो। हाँ तो सस्ते शक्तिमान है जी, 2 रुपया के 4 मिलते हैं, ये 50 पैसा के 1, ठीक है। हाँ ये जैसे वो रहता है, एक रहता है सुर्री फटाका, है ना, और एक रहता है थोड़ा बड़ा फटाका। सुर्री फटाके बहुत सारे मिल जाते हैं, तो ये भाई सुर्री फटाके, फटाका दोनों ही हैं, ये सुर्री फटाके हैं। चलो सुर्री फटाका सुर करेगा, फटेगा फटेगा, लेकिन साला फटता ही नहीं है। ये भी ऐसे ही है, पड़ेगा पड़ेगा लेकिन पड़ता ही नहीं है, समझ रहा है। हाँ, और ये वाला फटाका जो है, जो नमी खा जाते हैं ना फटाके, जिनसे उम्मीद कि ये फटेगा, लेकिन शायद कभी फट जाए। क्यों बेटा अब क्या हो गया? कभी तुम्हारा हाथ में पट्टा बंधा रहता है, कभी मुंह पे बंधा रहता है। कहाँ काला मुंह करवाया है कि मुंह ही नहीं दिखा पा रहे कोई को, हैं? वो देखो, जहां तक उसने बालों से घेर लिया, जहां से चश्मा आ गया और जहां से मार्क्स आ गया। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ। चलो तो कुछ बचने दिया तुमने? चलो चलो, हाँ बेटा तुम पढ़ो, वो कह रहा तुम तो पढ़ो, वो कह रहा तुम पढ़ो यार, कि मेरा छोड़ो, कहाँ लगे हो। चलो चलो इधर देखो बेटा, सर्दी हो रही है क्या? अच्छा तो भाई भिड़ा लोगे नाक में तुम तो। जो मार्क्स तुमने लगाया है, अब रेंट बह रही को नहीं पत। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेंट? पतरी पतरी वारी या गाड़ी गाड़ी वारी? तो तू रुमाल क्यों यूज कर रहा? वो मार्क्स लगाया तो है भाई, ऐसे कर ले। चलो अरे दीदी आप हंसी नहीं, हंसो, आप एडिक्शन क्लासेस में हो। मेरी जो कोनी में नोक बहुत है। नहीं वो तेरा जो दांत है ना सड़ा, कोनी के। चलो इधर ध्यान दो, चलो अब ध्यान दो थोड़ा, ठीक है। क्या हो गया? आई वॉन्ट टू, ये क्या है ना, मैं वही कह रहा हूँ, ये वो वाले लोग हैं जो एक दिन कोचिंग जाते हैं ना,
आई वांट टू क्या, आई वांट टू सब्जी का रसा। चलो, इनने कहीं शॉर्ट्स पर देखते देखते एक आध शॉर्ट्स देख लिया होगा, किसी से मांगना हो तो आई वांट टू बोलते तो वन के भंडारे में यूज करेंगे, आई वांट टू सब्जी का रसा। चलो ध्यान दो जरा, तो मेटल की रिएक्शन हम जब ऑक्सीजन से कराएंगे तो मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। जैसे जिस बेंच की, लोहे की बेंच पर तुम बैठे हो, ठीक है, अगर उस पर पानी पड़ा रहे, ठीक है, तो उस पर जंग लग जाती है, तो क्या हुआ, या पानी ना भी पड़ा रहा, जैसे ये बाहर जो लोहे की रॉड थी, जब ये आई थी, जब इन पर जंग नहीं थी, लेकिन फिर जंग लग गई, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और वाटर, इनके साथ में दोनों से रिएक्शन करने के बाद में, यानी उसे दो चीज चाहिए, एक मॉइस्चर चाहिए और एक ऑक्सीजन चाहिए, तो मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद मेटल ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा लेता है, जिसे मेटेलिक ऑक्साइड कहते हैं। घर में तांबे का लोटा होगा, तांबे का लोटा मम्मी जो है वो पीतांबरी से मांझ के बिल्कुल चकाचक कर देती हैं, 2 दिन बाद वो फिर काला हो जाता है, क्यों, क्योंकि कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो जो काला काला दिख रहा है वो कॉपर ऑक्साइड बना लिया है, ठीक है। तो हर मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, मेटेलिक ऑक्साइड बना लेता है। समझ में आ रही बात। जैसे कि ये जो है, ये बॉटल एल्यूमिनियम की है, एल्यूमिनियम करता है लेकिन उतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो जब शुरुआत में एल्यूमिनियम को खोजा गया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो अपने जो शाही, वो दावत में जो शाही परिवार के लोग आते थे और जो उसके खास लोग आते थे, उनको एल्यूमिनियम के बर्तन में खिलाता था, और आम जो लोग होते थे उनको चांदी और सोने के में खिलाता था। क्यों, समझना जरा, क्यों, क्योंकि उस समय पर एल्यूमिनियम नया नया खोजा गया था, तो एल्यूमिनियम की कीमत जो है वो लोगों की नज़रों में सोने और चांदी से भी ज़्यादा थी। वही कुछ साल बाद वही एल्यूमिनियम के बर्तन जो है वो कहाँ यूज़ किए जाते थे, जेलों में, ठीक है, यानी उसी एल्यूमिनियम बर्तन में कैदी खाते थे, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम जब बाद में खोजा गया और उसके बहुत ज़्यादा सोर्सेज मिल गए, तो अब समझ में आ गया कि एल्यूमिनियम में जो है वो क्वालिटी नहीं है जो सोना चांदी में, तो सोने चांदी की अहमियत फिर से वापस आ गई। समझ में आ रही बात। तो ऐसे ही तुम भी हो, ठीक है, भले ही घर वाले तुम्हें अभी इज्जत नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब तुम पढ़ लिख लोगे, नौकरी लग जाएगी, तो तुम्हारी इज्जत वापस आ जाएगी, ठीक है। जैसे सोने चांदी की चली गई थी एक बार, ठीक है, तो तुम प्योर गोल्ड हो, एक बार फिर चमकोगे, औकात से बाहर बात करने लगती है यानी साला गोल्ड कह रहा है, वो भी तो सोच के देख, दिल पे पत्थर रख के बोल रहे होंगे मगर वो डायमंड पे आ गई। अगर मैं डायमंड कहता कहती हम तो कोहिनूर है और कोहिनूर श्रापित है, साला जहां जाता पनौती लगाता चलो, हाँ चलो ध्यान दो जरा। तो पहली चीज तो तुम ये समझ गए। अब अगर मेटेलिक ऑक्साइड की बात करें तो एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि मेटेलिक ऑक्साइड बेस नेचर के होते हैं, ठीक है, हमने ये पढ़ा था, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिड नेचर के होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ऐसे ही अगर नॉन मेटल की आगे पढ़ेंगे हम, तो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये देखो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ क्या लिखा हुआ है, एम्फोटेरिक, ठीक है। एम्फोटेरिक की अगर बात करें तो एम्फोटेरिक होता क्या है, ध्यान से सुनना। देखो कुछ ऐसे भी, देखो सम मेटेलिक ऑक्साइड सो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, यानी कि ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही बिहेवियर शो करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड या उभयनिष्ठ जो है वो ऑक्साइड। वो तुम बुक में देख लेना, जैसे कि यहां पर भी कुछ होंगे, नहीं है, ठीक है। अब देखो ये है, क्या है, सच मेटल और मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट बोथ एसिड
एसिड एज वेल एज बेस प्रोड्यूस टू सॉल्ट एंड वाटर। तो ये देख लो, ये है मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। सब मिलेंगे आपको नोट्स में, तो आप निश्चिंत होकर पढ़ें बस। चलिए अब ध्यान से देखिए ये वाली चीज कि अगर हम बात करें कि ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। लेकिन कुछ मेटेलिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि पानी की जगह पर किस में घुलेंगे, एल्कली। कहां चला गया? ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, बट सम ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म ऑफ एल्कली। अब कौन ये बताएगा एल्कलीज क्या होते हैं, इससे पहले मैं बता चुका। वेरी गुड, यानी बेस में अगर पानी डाल दो तो आपका क्या बन जाएगा, एल्कली। वेरी गुड। ठीक है, अब सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो इनके वो एग्जाम्पल हैं जो कि पानी में तो नहीं घुलते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, डिसॉल्व, ठीक है, इन वाटर टू फॉर्म ऑफ एल्कलीज। ठीक है, एल्कलीज में घुलेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी टेबल आपकी बुक में होंगी, ठीक है, नोट्स में भी होंगी रिएक्टिविटी टेबल। तो रिएक्टिविटी क्या होती है, तो ध्यान से सुनना। तीन तरह के जो है वो मेटल होते हैं। ठीक है, एक होते हैं हाई रिएक्टिव मेटल। हाई रिएक्टिव मेटल उन्हें कहा जाता है जो कि बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, हाई रिएक्टिव मेटल कौन से होते हैं, जो बहुत तेजी से रिएक्शन करेंगे। लो, फिर मीडियम जैसे कि सोडियम और पोटेशियम इतनी तेजी से रिएक्शन करते हैं साले कि उनको अगर तुम हवा में रख दो तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लें और फट जाएं। ठीक है, इसलिए उनको जो है वो खुले में नहीं रख सकते, उसको कैरोसिन के ऑयल में रखना पड़ता है। ठीक है, अगर उनको पानी में डाल दो तो ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, फट जाते हैं, बम से आवाज आती है। देखना है क्या? ये देखो, Boom. So this is sodium metal, which is literally one of the most reactive metals in the whole world. Like it's actually ये very ऐसा soft, दिखता है it's squishy, सोडियम। you can literally squash it with your fingers. You can even cut it like butter as well. It's a mad thing. So the outside is all dark and that because it's reacting with air, but the inside is all shiny and nice, and you can see that mad thing. So basically, you drop it in water, and what happens is the sodium reacts with the hydrogen and the oxygen in the water to form हाँ, sodium hydroxide, and also you see some gas being ठीक है, ठीक है। प्रांशुल, क्लास कौन सी? अच्छा ये, ठीक है, चला जा भैया, आ गए तेरे चाहने वाले। बूम बूम, ये देखो, ये डाल रहा सोडियम, आप देखना है। हाँ। दादा समझ गए? इससे सस्ते फटाके आ जाएंगे। ठीक है, तो बताओ उसके लिए जब इतना महंगा खर्चा कर रहा है तो पानी में क्यों डालना? किसी के अंदर डालना बढ़िया, क्योंकि मॉइस्चर तो पसीने के मॉइस्चर लेके वो वैसे ही जल जाएगा, उसको ज्यादा चीज जरूरत नहीं है, उसे हल्की सी हीट चाहिए। पानी में क्या, देखो तुमने हाथ पे रखोगे जल जाएगा वो, क्यों? क्योंकि हाथ में भी तो जो है वो मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर नहीं भी होता है तो भी हाथ की हीट को एब्जॉर्ब करके वो जल जाता है। पानी में कैसे जलता है, पानी की जो हीट है, पानी में भी टेम्परेचर होता है ना, तो पानी के टेम्परेचर को लेके वो जल जाता है। चलो, क्या बेटा तेरे मुंह में डालूंगा मैं सोडियम। हाँ
बेटा पानी ठंडा होता तो उसका टेम्परेचर नहीं होता, आई थिंक, है ना? होता है ना? तो बकवास क्यों कर रही हो? तो एक तो यार बड़ी दिक्कत है बेटा, पानी गर्म हो चाहे ठंडा हो, टेम्परेचर तो होता है ना उसका। तो मैंने क्या बोला, पानी से हीट लेकर। तो अगर ठंडा है चाहे गर्म है, हीट तो दोनों में ही है ना। हीट का मतलब गर्म नहीं होता है, ठीक है? हीट का मतलब जो है वो एनर्जी होता है, ठीक है? कम पढ़े लिखे लोगों से बड़ा परेशान हूं। चलो हाँ इधर देखो, तो अगर हम बात करें तो देखो क्या लिखा है, ऑल मैटर डज नॉट रिएक्ट विथ, हाँ ठीक है हम 10 पढ़ रहे हैं, तुम्हें कोई दिक्कत है? तो तुम्हें दिख रहा ना 2? हम बस ध्यान देना चाह रहे थे कौन कौन का ध्यान है इधर। हाँ, तो डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एट द सेम रेट, ठीक है? तो ध्यान से हाँ, तो अगर हम बात करें कि महाराज जो सारे मेटल होते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन पर एक साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि भाई जैसी रिएक्शन सोडियम कर रहा है वैसी ही रिएक्शन जो है वो सिल्वर भी करेगा, ठीक है? कैसे कि देखो, जो बहुत तेजी से रिएक्शन करने वाले होंगे, हाई रिएक्टेंट, जैसे सोडियम, तो बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेगा। वहीं पर अगर लोहे को पटक दो, ठीक है, आज तुम यहाँ पर लोहा बोल रहा हूँ, सोने को रख दो तुम, ठीक है, गायब हो जाएगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि कोई उठा लेगा ना। अरे यार, ठीक है, चलो इसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। कि सोना आप ये टेबल पर रखो और आप उधर जाओ, थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, कि कोई चोल लेगा ना उतनी देर में। चलो फिर हम उसको बता सकते हैं ये कैमरे में से देख के, ये देखो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो रही है। चलो हाँ, तो सोना जो है वो, अगर सोने को तुमने, इसलिए देखो पहले के समय में लोग सोने को जमीन में क्यों गड़ा देते थे, लोहे को नहीं गड़ाते थे, क्योंकि उनको पता था अगर लोहे का कटोरा गड़ाया तो उनकी औलादों को नहीं मिलेगा वो, क्योंकि लोहे का कटोरा जंग खा जाएगा ना। लेकिन उन्हें पता है सोना गड़ाया तो सोना ही रहेगा, क्यों? क्योंकि सोना ऑक्सीजन से बहुत ही कम रिएक्शन करेगा, ठीक है, बहुत ही लेस रिएक्टिव है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल नेग्लिजिबल, यानी बिल्कुल लगभग जीरो, ठीक है, इतनी कम रिएक्शन करता है। इसलिए सोने को जमीन में गड़ा दो, सोना ही निकलेगा, ठीक है। लेकिन बाकी चीजों को गड़ाओगे तो वो ऑक्सीजन और नमी से रिएक्शन करके जो है वो ऑक्साइड बना के खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो हर ऑक्सीजन से मेटल रिएक्शन तो करते हैं, लेकिन सब सेम रेट में नहीं करते हैं, कुछ कम करते हैं और कुछ ज्यादा करते हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो जो बहुत ज्यादा करते हैं उन्हें हम कहते हैं हाई रिएक्टेंट मेटल, जो कम करते हैं उन्हें कहते हैं मीडियम रिएक्टेंट, और जो बहुत ही कम करते हैं उन्हें कहते हैं लो रिएक्टेंट मेटल। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्शन करता है पोटेशियम। कौन करता है? कौन करता है? फिर दूसरे नंबर पर कौन करता है? सोडियम, ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन करता है? अब एक बात बताओ, कॉपर और लोहे की अगर हम बात करें, कॉपर और आयरन की, तो कौन तेजी से रिएक्शन करेगा? आयरन तेजी से। उसके याद करने की जरूरत नहीं है, रियल लाइफ से देखा करो, लोहे को और तांबे को, ठीक है, यानी लोहे की चीज को और तांबे की चीज को रखोगे तो किसमें जंग जल्दी लगती है? आयरन में ज्यादा, और ज्यादा लगती है ना? अरे यार, हाँ 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 हाँ, वो उनको बता दो, उनकी काउंसलिंग हो गई है ना? तो 3 दिन की कैटेगरी इनकी गुड कैटेगरी है, ठीक है। चलो तो ध्यान दो जरा। हाँ, तो इतनी चीजें समझ में आ रही हैं तुम्हें? तो देखो, पोटेशियम की मैंने बात कर ली कि पोटेशियम और सोडियम, तो अब इन चीजों को समझना जरा। तो देखो, पोटेशियम और सोडियम की बात करें तो वो वेपर से भी रिएक्शन कर लेंगे। जैसे अभी इस एटमॉस्फेयर में क्या है? वेपर है, वाटर वेपर है, ठीक है, तो उससे भी रिएक्शन कर लेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो है वो ठंडे और गर्म पानी दोनों से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, लेकिन गर्म पानी से जो है वो तेजी से रिएक्शन करता है और ठंडे से थोड़ा स्लो करता है।
ठीक है। अब उसके बाद जब ये रिएक्शन करता है तो जो हाइड्रोजन्स के बबल्स हैं वो हाइड्रोजन्स के बबल्स कैल्शियम से चिपक जाते हैं और इसके कारण से वो कैल्शियम को तैरा देते हैं, ठीक है, फ्लोट करा देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट कैसे कर लेता है, तो दोनों का सेम ही आंसर है कि जो हाइड्रोजन बबल्स होते हैं वो चिपक जाएंगे किसके साथ में, मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ, और वो फ्लोट करा देंगे उसको, ठीक है। अब मैग्नीशियम की अगर बात करें तो मैग्नीशियम सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी से रिएक्शन करेगा, ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। सो कैल्शियम जो है वो ठंडे गर्म दोनों से रिएक्शन करेगा, लेकिन ठंडे से स्लो करेगा और गर्म से जल्दी। तुम्हें ये देखना है तो चूना लेके आओ, ठीक है, मार्केट से, ठीक है, कौन सा, पुताई वाला चूना, उसको ठंडे पानी में डालो, फिर एक चूने के ढेले को गर्म पानी में डालो, दोनों में ही वो घुलेगा, लेकिन ठंडे में स्लोली घुलेगा, और गर्म में डालोगे तो बबल्स उठने लगेंगे, गैस निकलने लगेगी। तो मैग्नीशियम की बात करो, ठंडे में डालोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वहीं गर्म में डालोगे तो क्या होगा, वो बबल्स में लेंगे और वो तैरने लगेगा, ठीक है। तो दोनों ही करते हैं। इतनी चीज समझ में आई। तो मैंने क्या क्या बताया कि भाई मैंने 3 चीजों पर बात करी, सोडियम और पोटेशियम वेपर से ही रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यानी उन्हें ठंडे गर्म की तो छोड़ ही दो, वाटर वेपर से ही रिएक्शन कर लेंगे। फिर वहीं पर अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम ठंडे पानी से और गर्म पानी से दोनों से करता है, लेकिन गर्म पानी से तेजी से रिएक्शन करता है, ठीक है। वहीं मैग्नीशियम की अगर बात करें तो मैग्नीशियम जो है वो गर्म पानी से रिएक्शन करेगा। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो क्या लिखा है, हैंड्स टू प्रोटेक्ट टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, चलो ये छोड़ो। द ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स टू सरफेस ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ द ऑक्साइड देन द प्रोटेक्ट। हाँ, ये चीजें थोड़ा सा समझना। देखो तुमने एक चीज अपने घरों में कुछ ऐसे बर्तन देखे होंगे जिनकी तली में जो है वो कॉपर की एक प्लेट चढ़ी होती है, जिसे कहते हैं, ये प्लेट चढ़ाई जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो 8th क्लास में पढ़ी हो शायद तुमने। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, देखो अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर जो है वो बहुत धीरे ऑक्साइड होता है ना, यानी कि ऑक्सीजन से धीरे धीरे रिएक्शन करता है। वहीं पर लोहा जो है वो तेजी से रिएक्शन करता है। तो लोहे के ऊपर कॉपर की हम लेयर इसलिए चढ़ा देते हैं क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है और लोहा जो है वो हाई रिएक्टिव है उसके कंपैरिजन। तो तली अगर देखो पूरा सही रहा, और अगर तली, क्योंकि सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसको मिलता है, तली को मिलता है, और वो लेस रिएक्टिव, वो हाई रिएक्टिव होने के कारण से जल्दी छन जाएगी और छेद हो जाएगा, तो इसलिए उस पर जो है वो इसकी लेयर चढ़ा देते हैं। दूसरा एक और रीजन होता है, कॉपर जो है वो हीट का हाई कंडक्टर होता है लोहे के कंपैरिजन में। तो तांबे वो, हाँ कॉपर, तो कॉपर की लेयर चढ़ाते हैं तो वो कढ़ाई जल्दी गर्म होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो हीट को जो है वो तेजी से लेती है और कंडक्ट तेजी से करती है, तो कढ़ाई गर्म भी जल्दी होगी। समझ में आया? तो तुम्हारे घरों में कुछ ऐसे बर्तन होंगे जिनके नीचे कॉपर की लेयर चढ़ी होगी, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए चढ़ाई जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो मेथड होती है जिसमें कि एक मेटल के, यानी कि लो रिएक्टेंट मेटल के ऊपर, सॉरी हाई रिएक्टेंट मेटल के ऊपर लो रिएक्टेंट मेटल चढ़ाया जाता है। क्यों? ताकि कोरोजन से बचाया जा सके, ठीक है, यानी संक्षारण से उसकी सुरक्षा की जा सके। हिंदी में भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही कहते हैं। समझ में आया? तो देखो ये वाली शायद लाइन उसी की है, नहीं है, ठीक है। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न, हाँ तो देखो यानी अगर लोहे को तुम गर्म करोगे, ठीक है, जलाओगे तो वो गर्म करने पर जलेगा नहीं, ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर बात करो आयरन, हाँ आयरन फ्लिंग्स जो होती है वो जो है वो जल जाती है, ठीक है, यानी लोहे का जो पाउडर होता है ना उसे कहते हैं। फिर उसके बाद में कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ अ ब्लैक कलर्ड लेयर्स इज कॉपर ऑक्साइड। वो तो मैंने बता दिया है तुम्हें, कॉपर ऑक्साइड के एक लेयर। फिर उसके बाद में सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया है। चलो अब रिएक्शन, हाँ दूसरी चीज, तो ये तो बात हो गई ऑक्सीजन की, ठीक है, कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करने पर क्या होता है। पानी के साथ में रिएक्शन करने पर क्या होता है, अगर मेटल की हम पानी के साथ में रिएक्शन कराएं तो मेटेलिक ऑक्साइड तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकालेगा, ठीक है। ये चीजें आप कर सकते हो कि भाई आपने जैसे कि कोई मेटल लिया, उसको पानी में डाला, ठीक है, उसके साथ में एक गैस निकलेगी, और वो गैस को पता करना है कि हाइड्रोजन है या नहीं, तो जलती हुई माचिस की तीली लेकर जाओ तो पॉप साउंड आता है, फट फट की आवाज आती है, ठीक है। तो
हाँ, अब वहीं पर मेटेलिक ऑक्साइड की अगर आपने पानी के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड की कराओगे तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, और उसके बाद में मेटल की अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा तुम्हारा? मेटेलिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलो अब इस पर मैं बात कर चुका हूं। ठीक है, कि मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, रिएक्ट विथ दी हॉट वाटर। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम वाटर इज लेस वॉयलेंट, ये मैंने सोडियम पोटेशियम। ठीक है, एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक डोंट रिएक्ट, यानी एल्यूमिनियम आयरन और जिंक ना तो ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं ना ही गर्म पानी से रिएक्शन करते हैं, और लेड कॉपर जो है वो पानी से रिएक्शन ही नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ लेकिन एक चीज याद रखना, ये वाटर वेपर से रिएक्शन जरूर करेंगे। क्या लिखा है देखो, एल्यूमिनियम आयरन जिंक डज नॉट रिएक्ट एदर विद द कोल्ड एंड हॉट वाटर, दे रिएक्ट विद द स्टीम ऑफ फॉर्म ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन ऑक्साइड। यानी कि अगर तुम पानी की भाप से इनकी रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बना लेंगे? मेटेलिक ऑक्साइड बना लेंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो ये बस याद रखना कि देखो, वैसे तो तुम्हें याद हो गया होगा कि सोडियम और पोटेशियम तो किसी से भी रिएक्शन कर लेंगे, वाटर वेपर से भी कर लेंगे। ठीक है, कैल्शियम ठंडे और गर्म दोनों से करता है, लेकिन ठंडे से स्लो करता है और गर्म से तेज करता है। मैग्नीशियम जो है वो ठंडे से नहीं करता है, गर्म से करता है। और एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक, ठीक है, ना तो ठंडे से करते हैं ना ही गर्म से करते हैं, वो वाटर वेपर से करते हैं। ठीक है, और ये सब रिएक्शन करने के बाद में क्या बनाएंगे? आपका ये मेटेलिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएंगे। कोई दिक्कत इतने में? अब अगली बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड। ठीक है, यानी कि अगर एसिड से रिएक्शन कराई जाए तो क्या होगा? तो एसिड से अगर रिएक्शन कराई जाए मेटल की तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद कर रखना है तुम्हें कि अगर मेटल की रिएक्शन जो है वो एसिड से कराई जाए तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये रट लेते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, लेकिन सॉल्ट प्लस वाटर बनता है मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन। अगर आप एसिड से कराते हो तब सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। समझ में आए? हाँ ठीक है, हम बात कर रहे हैं मेटल की रिएक्शन अगर एसिड से कराओगे। ठीक है, यानी कि आपने कोई एसिड लिया, जैसे कि मैंने कहा आपने कोई भी एसिड लिया और उसमें एल्यूमिनियम का टुकड़ा डाल दिया तो उससे गैस निकलेगी। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो वो ये कह रहा है। क्लियर है? हाँ, ये तुमने क्या दिया बको? डाइल्यूट लिखा है दीदी, दिल नहीं है वो। कम कहाँ बताना, कहाँ बता? हाँ वो डाइल्यूट एसिड है। पूरा मत कर, पूरा लिखना चाहिए ना वहाँ पे। तो उनने नहीं 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 नहीं, गलती उनकी है वैसे, उन्हें पता नहीं था ना तुम इतने ढोर हो। हमें भी नहीं पता था, हमने सोचा इतने तो समझदार हो गए कि 10वीं में पहुंच के बाद दिल और डाइल्यूट में अंतर समझ गए होगे। चलो चलो, हाँ अब आगे देखो। फिर उसके बाद में हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई साहब हाइड्रोजन, हाँ ये वाला प्रैक्टिकल भैया अपन ने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था कि भाई मेटल की रिएक्शन अपन ने एसिड से कराई तो हाइड्रोजन गैस निकलती थी। ठीक है, और मेटल की रिएक्शन, नॉन मेटल की रिएक्शन भी अगर आप एसिड से कराओ तो भी हाइड्रोजन गैस निकलती थी। ये दोनों ही एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़े हैं अपन ने कि जब मेटल की रिएक्शन एसिड से कराते हैं तब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जब मेटल की रिएक्शन, वो नॉन मेटल की रिएक्शन एसिड से कराते हो तब भी हाइड्रोजन गैस निकलती ही है। अरे यार ये ए बबुआ क्या कर रहे भाई? एक तो ये अपने आप चलता है यार, बड़ी दिक्कत है मेरे को, तो ये इतना हल्के में लेता है ना ये बोर्ड। अच्छा ये कुत्ता कमीना आ जाता बार बार। अरे भाई पढ़ा लेन दे यार। चलो हाँ, क्यों ये हटेगा कैसे कोई है? क्या ये यहाँ पर क्लिक करूं?
नहीं सही तो कह रहा हो। फायर, क्या नाम है सर आपका? हाँ, पहले ये बोर्ड की कंपनी में ही काम करते थे क्या? सब फीचर्स पता है यार तुम्हें तो। चलो हाँ, आगे देखो, हाइड्रोजन गैस इज, हाँ तो अगर आप हाइड्रोजन गैस कब नहीं निकलेगी, जब आप मेटल की रिएक्शन अगर नाइट्रिक एसिड से करा दो तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकले। कोई मुझे, एंड वेरी गुड, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। कोई सी गैस निकलेगी वो है नाइट्रोजन, वो है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, NO2। देखो, इट इज बिकॉज द HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग, अब ध्यान से सुनना, क्यों नहीं निकलती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भाई क्यों नहीं निकलती है, क्योंकि अगर हम बात करें, ठीक है, कि नाइट्रिक है तो HNO3 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब कोई मुझे बताएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? वो एजेंट, ठीक ध्यान सुनो, जो ऑक्सीडेशन कराते हैं उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन समझते हो? ऑक्सीजन का जोड़ना, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है? ऑक्सीडाइजेशन, ठीक है। और रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का अलग होना। तो जिनके साथ में ऑक्सीजन जुड़ती है, ठीक है, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? तो जो HNO3 होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि इसी के साथ में ऑक्सीजन जुड़कर, ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाए। हाँ, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन करा देता है ये। फिर उसके बाद में क्या लिखा है? इट ऑक्सीडाइज टू H2 प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट्स गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो आप पूछ रही थी कि क्या निकलता है, तो मैंने बता दिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब N2O भी निकल सकता है, NO भी निकल सकता है, और NO2 भी निकल सकता है किसी भी तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाली मैं कहानी तो मैं, हाँ क्या? अरे एसिड है ना लाली, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। चलो इधर ध्यान, ये मैग्नीशियम वाली कहानी मैं तुम्हें बता चुका हूं कि जो मैग्नीशियम होता है, देखो क्या लिखा है, व्हाट द मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व द हाइड्रोजन। देखो, सिर्फ यही दो चीजें ऐसी होती हैं, ध्यान से सुनना, क्या? मैग्नीशियम और मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज ही दो ऐसी चीजें होती हैं जो कि नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद में, ठीक है, क्या निकालती हैं? हाइड्रोजन गैस। लेकिन इसके अलावा बाकी सारे मेटल की अगर हम बात करें तो वो जो है वो HNO3 के साथ में रिएक्शन करने के बाद में जो है वो NO2 निकालेंगे, NO निकालेंगे, N2O निकालेंगे, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेंगे। तो ये एक्सेप्शन है, और नोट्स में ये चीज आप नोट डाउन कर लें। ये वाला पोर्शन आपको आई थिंक नोट्स में नहीं मिलेगा, यहाँ ये वाला जो पूरा पूरा नोट डाउन नहीं करना है, बस अपने हिसाब से शॉर्ट में कर लेना, ठीक है। अगर कर पाओ तो ठीक, नहीं तो वो भी मैं बता दूं। नबील भाई कितना बचा? बन रहे हैं क्वेश्चन सारे? कितने छूटे तो हैं? देखो, वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अपन ने पढ़ा था ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। हाँ, तो देखो यहाँ पर देखो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना और तुम्हें पता ना हो कि कौन सा है, तो तुम ये देखा करो, ऊपर वाला क्या है, बड़ा है या छोटा है, और नीचे वाला बड़ा, यहाँ ऊपर वाला, और नीचे वाला, यहाँ ऊपर वाला, नीचे वाला, और इसमें ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा। तो जो सबसे अलग है वही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो तुम्हें अगर ये, हाँ, इसका पिछले जन्म में कोई दुश्मनी थी क्या मेरे से? हाँ, बालकों, खेवड़ियों,
चलो इधर देखो। हाँ, रिएक्शन विद द अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ध्यान से समझो, ये बड़ा प्यारा सा चीज है और बहुत आसान है। इधर देखो, ये तुमने अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो ये वाले सेंटेंस को, अरे यार फिर कोई मच्छर बैठा क्या? खुल ही नहीं रहा। कौन कह रहा मुक्का मार दो? किडनी कितनी है तेरी? एक तो साला दुबला पतला इतना है, वो 1.5 लाख में बिकेंगी ही नहीं। समझ रहा? समझ गया ना तू? तो अगर तेरी किडनी 1.5 की होती तो मैं मुक्का मार देता, दोनों ही निकाल लेता। और चलो देखो, हाँ इधर ध्यान दो। तो यहां पर देखो, ये तुम्हें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? लल्ला तो बताओ, क्योंकि ये सॉल्ट सॉल्यूशन है ना। और देखो ये है मेटल ए और यहां पर सॉल्ट सॉल्यूशन मेटल बी। अब देखो यहां पर क्या हुआ है, सॉल्ट सॉल्यूशंस, ठीक है, बन गया और ये जो है वो मेटल बी हो गया। यानी कि ये मेटल जो है वो किसके साथ में जुड़ गया? बी के साथ, और ये सॉल्ट सॉल्यूशन अकेला बचा है। ठीक है, तो क्या लिखा है? सोल्ट सॉल्यूशंस ऑफ ए। ठीक है, ये जुड़ गया किसके साथ? ए के साथ। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई या नहीं हुई? ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कोई मेटल ए है और अगर उसकी रिएक्शन किसी सॉल्ट सॉल्यूशन से करा दी जाए, ठीक है, तो उसमें कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन अगर है तो मेटल जो है वो सॉल्ट सॉल्यूशन के बी से रिएक्ट कर लेगा और सॉल्ट सॉल्यूशन ए से कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुई या नहीं हुई? तो देखो क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिएक्शन यूज्ड टू दी डिटरमाइन टू रिलेटेड फलाना ठिकाना। चलिए, रिएक्टिविटी सीरीज ये आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। इसकी कोई ट्रिक भी होगी? है? क्या बात है, बड़े क्यूट हो तुम। एक टॉपिक समझा फिर मैं क्यूट बोलूंगा। हाँ बोलो उमा, क्या ट्रिक है? केदारनाथ का माली जरा फीके पकाता है। ऐसा भी तो बोल सकते हो, कनक मांगे आलू। देखो, का न क, कनक मांगे आलू। ठीक है, फिर फिर उसके बाद में जन पे पब है। ठीक है, कनक मांगे आलू, फिर
जलील फिरे। हाँ, जमीन पे फिरे, ये भी सही है। जमीन पे फिरे पागल पागल। कनक मांगे आलू, जमीन पे फिरे पागल। तो ये 3 हो गए। ठीक है, हेयर कट। ठीक है, फिर उसकी हेयर कट भी तो है ना, पागलों की हेयर कट होती है ना। चलो, इतना तो कंप्लीट हो गया, हेयर कट। हाँ, तो कनक मांगे आलू, जमीन पर फिरे पागल पागल, और हेयर कट। हेयर कट हो गई, हो गई। हेयर कट हो गई उसकी, है ना। और हेयर, अरे तो कट भी तो है, सीयू। हेयर कट, हेयर कट हो गई। ठीक है, अब गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड तो वैसे भी याद रहते हैं आखिरी के। धतूरा वही होता है। पागल पागल पागल। धतूरा। चलो, तू एक टॉपिक समझा, फिर मैं क्यूट बोलूंगा तुझसे। तो अभी तो बोला था तूने, जब उसको एक टॉपिक समझा दिया। अभी तो बोला था, अब एक और टॉपिक समझाए फिर क्यूट बोलूंगा, फिर 2 बार बेइज्जती कर। हाँ, तो कनक तू सोच, तो तू कितने लोगों का भविष्य सुधार रही है, हैं? तुझ पे एक ट्रिक बनी है। पूरी क्लास में इतने सारे बच्चे थे, किसी का नाम नहीं जोड़ा इससे। हाँ, हैं? हाँ, कीमती कीमती, आखिरी में गोल्ड और सिल्वर भी था। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। चलो, कीमती भी जोड़ देंगे। हाँ, कनक मतलब सोना भी होता है ना, तो ये आखिरी में सोना होता क्या? नहीं तो अभी काम सोने का है ना, इसलिए। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है, मजबूरी में गधे को बाप बनाना पड़ता है। चलो, तो देखो कनक, सुनो मैं लिख दे रहा हूं ट्रिक। कनक मांगे आलू, क्या लाइव है ना? कनक मांगे आलू, तो देखो क न क, कनक मांगे आलू। ठीक है, कनक मांगे आलू, फिर उसके बाद में जमीन पर फिरे पागल पागल। जमीन पर फिरे पागल पागल, और फिर तो जमीन पर फिरे, हाँ हाँ, अंगद चले जाओ। जमीन पर फिरे पागल पागल, फिर उसके बाद में हेयर कट, हेयर कट, तो हेयर में हो गया क्या एच, और कट में हो गया सी यू। हो गई? अरे, हेयर कट हो गई, और कनक सोना चांदी जैसे दिखने लगी, फिर है ना। देखो, पागल थी, फिर उसके बाद हेयर कट हो गई, तो बिल्कुल सोने चांदी जैसी हो गई, है ना। फिर ओरिजिनल कनक सामने आई। पहले तेरे बाल ऐसे जीतड़ों सरी थे, पागल पागल आदमी बाल कैसे होते हैं, फिर उनके पहले हेयर कट करी, है ना, तो बिल्कुल सोने जैसी दिखने लगी तू। ठीक है, क्लियर है? अब खुश? आखिरी में देख तो जो सोना वन, क्यूट क्यूट, हाँ ले लिख दे रहा। ठीक है,
चलो तुम्हारी तो कनक मांगे आलू, जमीन पर फिरे पागल पागल, हेयर कट हो गई तो कनक सोना चांद नहीं, याद नहीं, जोड़ना पड़ेगा भाई। तो फिर कनक जो है वो हेयर कट हो गई तो सोने चांदी जैसी दिखने लगी। हाँ ठीक है, चांदी सोने, चांदी सी चमकने लगी, ऐसा बना देते हैं। हेयर कट हो गई फिर चांदी से, क्या कह रहे? चलो याद हो गया। तो कनक का मांग रही है आलू, और फिर रही है पागल जमीन पर फिरे पागल पागल, और हेयर कट हो गई तो चांदी सी चमक आ गई। ठीक है, चलिए भाई आज आना था, तब तो देखो कितनी अच्छी टेबल बन गई। तुझे याद है क्या, बताओ? अब याद रहेगी जीवन भर। ठीक है, जमीन पर फिरे पागल पागल, हेयर कट हो गई। हाँ चलो, अब उसके बाद में ये क्या है यार, बाय द आउटर मोस्ट सेल्स ऑफ द नोबल गैस, ये वाला टॉपिक है, ये हट चुका। नहीं 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 नहीं, हट चुका है भाई, ये भी हट गया है। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट, ये है, और ये सब इसी को समझाने के लिए था। ठीक है, ये वाला देखो पूरा मैं बता देता हूं वैसे ये तुम्हें, ठीक है, लेकिन ये जो है ना आयनिक कंपाउंड को समझाने के लिए था कि आयनिक कंपाउंड होते क्या है, ध्यान से समझना। आयनिक कंपाउंड पहले उसके लिए तुम्हें बैलेंसी समझनी पड़ेगी। अब बैलेंसी क्या होती है, तो देखो बोर मॉडल पढ़ा होगा 9th क्लास में तुमने। बोर ने ये बताया था कि हर एटम एक सपना लेके पैदा होता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा। ठीक है, और इसी जिद्दोजहद में जब वो जवान होता है तो किसी से उधार मांगता है, किसी को आशा में उधार देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, पैसे नहीं। तो अब इसी से बनती है बैलेंसी, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन दे देगा या इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब देगा कब, अगर उसके पास में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसे पता है कि पूरा करने के लिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, कितने फोन आ रहा है यार, हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ हाँ चलो ध्यान दो जरा। तो देखो ये वाला देखना जरा, जैसे कि अगर हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम की आउटर सेल में 2 हैं। ठीक है, या तो आउटर सेल में 2 होने चाहिए या 8 होने चाहिए, दोनों में। अरे इतने सजा के लाए तूने, ऐसे कर, हाँ चलो। तो देखो हीलियम आखिरी में या तो 2 होने चाहिए या तो 8 होने चाहिए। ध्यान से देख, इसके में 2 है यानी इसकी सेल कंप्लीट है, इसके में 8 है इसकी सेल कंप्लीट है, इसके में 8 है इनकी सेल कंप्लीट। इन्हें कहते हैं नोबल गैस। नोबल गैसों में बहुत गर्राहट होती है, क्यों? वो किसी से रिएक्शन नहीं करती। जिनकी आउटर सेल कंप्लीट है ना, वो कहते हैं भाग वे, तेरे साथ रिएक्शन नहीं करनी। क्यों? क्योंकि उनकी आउटर सेल कंप्लीट होने जरूरत ही नहीं है, उनका सपना तो पैदा ही होते हुए आया था। यानी सोचो, यानी इनके बाप मतारी अंबानी है। हाँ, क्यों? इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, समझ रहा है? ये है भिखारी टाइप के लोग, अपने जैसे मिडिल क्लास, ठीक है, जो जोड़ तंगोड़ करते रहते हैं। तो ये वो लोग हैं। तो देखो इसकी आउटर सेल में 1 है। अब ये बहुत ही ज्यादा भिखारी है, क्यों? इसको पता है कि इसको कोई साथ दे ही नहीं सकता,
तो ये क्या करेगा, एक किसी को दे के दानवीर बन जाएगा और देखेगा अपनी आउटर सेल में तो 8 हो गए। क्यों, देखो ना, ये एक चला गया, 8 हो गए। अरे हाँ, अब देख रहा, कौन को नहीं दिख रहा? अच्छा, इधर हो जाए, तू इधर हो जा, ठीक है। अब एक के चक्कर में पूरी क्लास को तो नहीं इधर करेंगे। अरे चुप रहे, कनक कनक हाँ, तो देखो ये अपना एक दे दिया, तो अब इसकी आउटर सेल में 8 हो गए। ये भी बेकारी है क्योंकि उसको पता है मेरे पास 2 है, कोई देने वाला तो है नहीं मेरे को 6, देगा क्या 6? ठीक है, तो वो कहेगा बेटा तू 6 छोड़, वो 6 किसी से मांगने जाएगा, वो कहेगा तेरे पास कितने हैं? 2, कहता ला मेरे 8 कंप्लीट हो जाएंगे। तो वही वाली बात है, ठीक है। इसके पास डिस्पोजल ही डिस्पोजल है, ठीक है। जिससे मांगने गया ना, उसके पास दारू और चकना दोनों ही है, तो वो कहेगा एक काम कर, तू डिस्पोजल इधर ला, मैं तेरे को थोड़ी सी दे दूंगा इसमें, ठीक है। तो वो वाली हालत है। तो इसके पास 3 है, ठीक है, इसके पास डिस्पोजल और चकना दोनों हैं, तो फिर से दारू वाले के पास जाएगा, वो कहेगा मैं तेरे को 1 पैक पूरा दूंगा, बैठ यहीं, तो ये 3 भी दान कर देगा, ठीक है। जैसे इसके आउटर सेल में कितने हैं? 1, ये दान कर देंगे। ये सब दान करने वाले लोग हैं। ये देखो जिनके पास 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, ये लोग थोड़े से रईस क्वालिटी के हैं, इनके पास बाटले हैं, ठीक है। तो ये 3 किसी से ले लेगा, क्योंकि इसको 3 दे सकता है। कौन 3 देगा? ये वाला 3 इधर देगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि महाराज इसको देगा कौन? ये जो 3 कहाँ ट्रांसफर होंगे? यहाँ ट्रांसफर होंगे। इसलिए आप देखो कि एल्यूमिनियम का जो है वो किससे, एल्यूमिनियम नाइट्रेट बन जाएगा आराम से, ठीक है। और इसलिए आप लिखते हो कि देखो एल्यूमिनियम की यहाँ पर बैलेंसी की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम की 3 बैलेंसी, और इसकी भी बैलेंसी कितनी है? 3 है, बस एक की प्लस में और एक की माइनस में। तो जब आप एल्यूमिनियम नाइट्रेट लिखोगे तो ALN लिख दोगे। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि ALN इसलिए लिख दोगे क्योंकि इसकी भी 3 है, 3 से 3 कट गया, ठीक है। अब देखो ये भाई साहब को कितने की जरूरत है? 2 की, और 2 ये दे देगा इसको, ठीक है। इसको 1 की जरूरत है तो ये दे देगा। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से जैसे इसको जो है वो 3 की जरूरत है तो ये भैया इसको भी दे सकते हैं, ठीक है, ये इसको भी। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जिनके पास 1, 2, 3 होते हैं, ठीक है, वो दे के अपनी आउटर सेल में 8 कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है पिछली वाली में तो 8 है ही है, ठीक है, या तो 8 होंगे या तो 2 होंगे। तो इस कारण से वो क्या करेंगे? दे के और टंटा खत्म कर लेंगे। लेकिन जिनकी आउटर सेल में महाराज 5, 6, 7 होते हैं, वो लेकर अपनी आउटर सेल कंप्लीट कर लेते हैं। अब बात आती है 4 की, जिसकी मैंने अभी तक क्या बताया? देखो जिनकी आउटर सेल में 1, 2, 3 है, वो क्या करेंगे? लूज, है ना, ठीक है, लॉस कर देंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें जिनके में 5, 6 और 7 है, वो गेन करेंगे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है, वो देंगे नहीं, ठीक है। लेकिन जिनके पास में 4 है, उन गरीब के साथ बड़ी दिक्कत है, और वो कुछ स्पेशल हो जाते हैं, और इतने स्पेशल हो जाते हैं कि उनके नाम पे चैप्टर बन जाता है 10th क्लास में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हाँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ना तो दे सकते हैं और ना ही ले सकते हैं, और इस कारण से ये क्या करते हैं? ये पालते हैं व्यवहार। जैसे कि तेरे पास पैंट है, इसके पास में शर्ट है चिलगनी वाली, ठीक है। अब दोनों शादी में जाना, लेकिन अलग अलग डेट पर, तो दोनों डील करेंगे कि तू एक काम करे ना, ब्लेजर है तेरे पास और तेरे पास पैंट है उसी कलर की, तो तुम डील करोगे, जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन तू तेरा ब्लेजर दे देना, और जिस दिन तू जाएगा उस दिन तू मेरे से ले लेना। तो ऐसे करके तेरा तेरे पास रहेगा, मेरा मेरे पास रहेगा, बस अपन यूज करेंगे एक दूसरे का। तो ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं? ठीक है,
ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, ऐसी चीज एक बॉन्ड बनाती है, ठीक है, जिसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सह संयोजी बंध। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हैं अपने अपने पास, लेकिन वो कब दे रहे हैं, वो जब दे रहे हैं जब एक दूसरे को जरूरत। जैसे कि हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक, और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो वो क्या कहेगा, 4 हाइड्रोजन को पटाएगा कौन, कार्बन, कहेगा देख मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और तुझे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो तू मेरा 1 इलेक्ट्रॉन यूज कर ले, मैं तेरा 1 यूज कर लेता हूं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही है बेचारे के पास। तो इसलिए वो क्या करेगा, ऐसे 4 हाइड्रोजन को पटा लेगा कि तुम सब मेरे 1 इलेक्ट्रॉन मेरे यूज करो और मैं तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता हूं। तो ऐसे करके CH4 बन जाता है, यानी कि मीथेन बन जाता है, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ गए। हाइड्रोजन को भी 1 चाहिए 2 करने के लिए, और इसको 4 चाहिए 8 करने के लिए, ठीक है, तो इन्हें कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसलिए 118 एलिमेंट में सिर्फ कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लॉन्ग चेन रिएक्शन कर सकता है। किसी भी एलिमेंट की इतनी औकात नहीं है कि वो जो है वो लॉन्ग चेन रिएक्शन कर पाए। इसलिए आज देखो दुनिया में सबसे ज्यादा चीजें कार्बन की ही हैं। तुम भी कार्बन के बने हो, पेड़ पौधे भी कार्बन के बने हुए हैं, ठीक है, ज्यादातर चीजें जो है वो कार्बन की हैं इस दुनिया में, ठीक है। क्यों है, क्योंकि कार्बन सबसे ज्यादा कंपाउंड बना लेता है, क्योंकि ये व्यवहारिक आदमी है, ये व्यवहार पालता है, ठीक है, यानी कि उसका वैसा बिहेवियर नहीं है कि भाई ले लिया मतलब मेरा है, ठीक है, दे दिया मतलब तुम्हारा है। उसका मतलब है कि साथ में आओ, खाओ, मिलो, जुड़ो, तुम तुम्हारी चीज ले जाओ, मेरी चीज मेरे पास छोड़ जाओ। समझ में आ रही है बात? तो वैसा बिहेवियर है कार्बन का, इसलिए कार्बन सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है। इसलिए उसके नाम पे 10th क्लास में पूरा एक चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और दूसरी चीज है ये लॉन्ग चेन रिएक्शन बनाता है, यानी कि पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी की इतनी औकात नहीं है कि कार्बन से लंबी चेन बना ले। कार्बन की चेन जो है वो 1000 में भी आ जाएगी, यानी कि आप ये भी लिख सकते हो TC1000, ठीक है, लेकिन और किसी की इतनी औकात नहीं है। जैसे सल्फर है, सल्फर 7 पे जाके टाए बोल जाता है, S7 तक ही आएगा, ठीक है, लेकिन इसमें तुम कितनी भी बढ़ा दो, ठीक है, तुम लिख दो C30, ठीक है, C30 और H भी आगे बढ़ा सकते हो। जैसे साबुन, साबुन बना कैसे, अगर कार्बन नहीं होता तो साबुन जो है वो पॉसिबल हो ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि साबुन जो है वो तुम्हारा डिटर्जेंट और साबुन ये लॉन्ग चेन रिएक्शन के कारण से तो पॉसिबल हो पाए, ठीक है, क्योंकि साबुन और डिटर्जेंट में लॉन्ग चेन रिएक्शन होती है। किसकी होती है? सोडियम की, ठीक है, तो इस कारण से साबुन पॉसिबल हो पाया। तो आज दुनिया में कार्बन की इतनी चीजें क्यों हैं? क्योंकि कार्बन, पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो लॉन्ग चेन रिएक्शन बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड तो बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन कार्बन लॉन्ग चेन रिएक्शन बनाता है। समझ में आ रही है? इसलिए वो ज्यादा व्यवहार पाल सकता है। जो ज्यादा व्यवहार वही पाल सकता है जो लॉन्ग चेन रिएक्शन बनाए। क्लियर है? तो 3 तरह के लोगों से मिले, ठीक है, एक कौन से भिखारी टाइप के, एक मिडिल क्लास के, है ना, और एक ऐसे जो व्यवहार में ही काम चला लेते हैं, ठीक है। तो जो भिखारी टाइप के होते हैं वो दे के अपना काम कर लेते हैं, ठीक है, जो थोड़े मिडिल क्लास होते हैं वो लेके अपना काम कर लेते हैं, और 4 ऐसे होते हैं जो कि व्यवहार में अपना काम करते हैं, ना किसी से लेते हैं और ना किसी को देते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इससे बैलेंसी डिसाइड होती है। कैसे? अब ध्यान से सुनना, तो बैलेंसी कैसे डिसाइड होती है? इसको जो है वो, इनको किसी की जरूरत नहीं है ना, इसलिए इनकी बैलेंसी क्या है? 0। ना जो ना तो लेगा ना तो देगा, उसकी बैलेंसी कितनी रहेगी? 0। ये 1 दे सकता है, इसलिए इसकी बैलेंसी क्या है? 1। ये कितने? 2 दे सकता है, इसकी बैलेंसी कितनी है? 2। ये जो है वो 3 दे सकता है, इसकी बैलेंसी कितनी है? 3। ये 1 दे सकता है, इसकी बैलेंसी 1। ये 2 दे सकता है, इसकी बैलेंसी 2। अब ये जो है वो कितने ले सकता है? 3 ले सकता है, तो इसकी बैलेंसी 3। माइनस प्लस में, बैलेंसी में माइनस प्लस नहीं लगता, याद रखना, माइनस और प्लस आयंस को बताते हैं, यानी कि आयन अलग चीज है और जो है वो बैलेंसी अलग चीज है। अगर आपने लिखा है -3, यानी 3 रिप्रेजेंट करेगा आयंस को और 3 रिप्रेजेंट करेगा बैलेंस, यानी माइनस रिप्रेजेंट करेगा आयंस को और 3 रिप्रेजेंट करेगा बैलेंसी को, ठीक है। यानी कि आयन ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन गया है या आया है, माइनस लगा है मतलब इलेक्ट्रॉन आया है।
जब हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो माइनस चार्ज लगाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो प्लस चार्ज लगाते हैं। क्यों? क्योंकि लेने वाला भिखारी होता है यानी ऋणी होता है ना, तो इसलिए माइनस लगा है। और देने वाला दानी होता है, दानी मतलब धनी होता है, धनी मतलब प्लस लगेगा। ठीक है, तो इसको जो है वो कितने की जरूरत है? 2 की। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। इसको कितने की जरूरत है? 1 की। इसकी वैलेंसी 1, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1। तो समझ में आया बैलेंसी कैसे निकालते हैं? ठीक है, अब बैलेंसी अलग है और बैलेंसी इलेक्ट्रॉन अलग है, दोनों में चीजें समझना। ये मैंने लिखी है बैलेंसी, लेकिन अगर इसे मैं गायब कर दूं, ठीक है, तो ये जो दिखाई दे रहे हैं ये है बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं बैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंसी अलग चीज है और बैलेंसी इलेक्ट्रॉन अलग चीज है। ठीक है, आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाएंगे? आपके बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। और आउटर सेल को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन देने या लेने पड़ते हैं वो कहलाती है उसकी। तो बैलेंसी और बैलेंसी इलेक्ट्रॉन समझ में आया? पक्का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो इसकी बात करते हैं। ठीक है, कि महाराज ये क्या है? तो देखो क्या लिखा है, हाउ सोडियम अटेंड स्टेबिलिटी, यानी कि ये स्टेबिलिटी कैसे कर पाएगा। तो देखो तुम्हें पता है कि सोडियम के आउटर सेल में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। यानी अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये दान कर दे तो ये स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए। तो महाराज इसने देखो क्या करा है, लिखा है दान करना मतलब प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? अपना दान कर दिया, तो यहां लिखाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने ये अलग से लिख दिया यहां पर, तो अब ये स्टेबल हो गया है। कहां भाई? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माइनस होता है ना, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। 9 ढंग से पढ़ते ना। चलो तो क्लियर है, ये इलेक्ट्रॉन का साइन होता है। अब आगे देखते हैं, अब Cl की बात करते हैं। तो देखो Cl कब स्टेबल होगा? देखो जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ध्यान से सुनना, जब इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, बड़ी सिंपल सी चीज बता रहा हूं, जब इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा तो इस तरफ प्लस ई होगा, क्योंकि इसको मिला है ना इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात? तो इसको मिला है, तो अब देखो ये पूरा हो गया, और इसने दिया है इसलिए इससे अलग होगा। तो जो देगा, समझ रहे हैं, जो देगा, ठीक है, तो उसमें इस तरफ लगेगा प्लस इलेक्ट्रॉन, और जो लेगा उसमें इस तरफ लगेगा। आ रही है बात? ठीक है, नहीं आई? फिर से देखो, देखो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तो इस तरफ प्लस लगा है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसमें इस तरफ प्लस लगा। तो ये दोनों चीजें समझ में आई, किस तरफ प्लस लगता है। कोई 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पर 2e माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 3e माइनस हो जाएगा, लेकिन प्लस का साइन लगेगा। तो ये चीज समझ में आई? तो ये समझ में आई प्रीतम प्यारे? अब देखो यहां देखो, हाँ देखो, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि कैल्शियम के आउटर सेल में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, यानी क्लोरीन, सॉरी कैल्शियम बोला, क्लोरीन के आउटर सेल में कितने होते हैं? 7 होते हैं। फिर सोडियम के आउटर सेल में 1 होता है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको देता है? क्लोरीन को दे देता है। तो यहाँ पर इसके आउटर सेल में देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसकी भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों खुश, इसलिए NaCl। ये मैंने तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में बनाना भी सिखाया है। मैंने ऐसे करके सिखाया है कि महाराज देखो Na की वैलेंसी होती है 1, Cl की वैलेंसी होती है 1, ये 1 से 1 कट गया, यानी NaCl, और वो बना ऐसे कि भाई ये इसने 1 इसको दे दिया। ठीक है, तो इसकी आउटर सेल कंप्लीट हो गई। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? पीपीटी से पढ़ाना ज्यादा शानदार होता है ना, क्योंकि बकवास कम। क्या? नहीं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का ले लेंगे। हाँ, ऑब्जेक्टिव का लूंगा पहले, फिर मैं सब्जेक्टिव, कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसी चैप्टर के, और फिर परसों जो है वो सब्जेक्टिव टेस्ट लूंगा, जो मैं कराऊंगा उन्हीं चैप्टर्स के। ठीक है,
कल टेस्ट सब ऑब्जेक्टिव है और परसों टेस्ट इसी चैप्टर का सब्जेक्टिव है। हाँ क्वेश्चन पूरे लिखवाऊंगा ना। हाँ चलो ये चैप्टर खत्म ही है भाई यार, ये चीज मुझे सही समझ में आई हुआ है। पीपीटी से पढ़ाओ एक ही दिन में चैप्टर ही खत्म, नहीं तो नॉर्मली है और पल्ले भी पड़ जाता है। चलो स्मार्ट बोर्ड का पैसा वसूल हो गया। अभी थोड़ा सा और बचा है, समझो। अब आयनिक कंपाउंड ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये जो बना है ये कहलाता है आयनिक कंपाउंड। जो NaCl बना है ना, ये NaCl क्या कहलाता है? आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड के कुछ लक्षण होते हैं, वो समझ लो, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। अब इसमें मैं ये भी बता देता हूँ कहाँ से क्वेश्चन मैं दूंगा ज्यादा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही मैं पहले दूंगा क्वेश्चन। तो पहला तो आयनिक कंपाउंड से दूंगा। इसका नेचर क्या होता है? ये भाई सॉलिड होता है, हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। दूसरी चीज जो है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। अगर बात करें तो महाराज ये जो है वो देखो सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसको अगर तुम पानी में घोलोगे तो ये नहीं घुलेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर तुम इसको जो है वो कैरोसिन या में घोलोगे तो ये घुल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो इसे कहते हैं, हाँ, पोलर सॉल्वेंट जो है वो सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, यानी पोलर सॉल्वेंट अगर है तो उसमें ये सॉल्युबल है, लेकिन जो है वो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें सॉल्युबल नहीं है। फिर उसके बाद में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो देखो क्या लिखा हुआ है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशन, यानी कि अगर आप इसको, जैसे नमक है, नमक में आप करंट चलाओगे तो करंट नहीं लगेगा, लेकिन उसी नमक को आप पानी में घोल दो और फिर उसमें करंट पास करो तो करंट तेजी से लगेगा। यानी अगर ये आयनिक देखो नमक एक आयनिक कंपाउंड है, अगर आयनिक कंपाउंड को पानी में घोल दोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने सूखे में करंट लगाया तो वो करंट नहीं लगेगा। तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि क्या लिखा है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है, फिर नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में आप वही चीज इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर नहीं रहेगी। समझ में आ रही है बात? अब इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लो जिससे मैं क्वेश्चन दूंगा। पहला है तुम्हारा प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, यहां से मैं क्वेश्चन दूंगा आयनिक कंपाउंड, यहां से मैं ज्यादा क्वेश्चन दूंगा, वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। फिर दूसरा ये वाला लिख लो, रिएक्टिविटी और सीरीज, यहां से मैं क्वेश्चन दूंगा, तो मैं पता होना चाहिए कि मोस्ट रिएक्टिव कौन है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज, टॉपिक डाल लो बस, ठीक है। फिर रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विद वाटर, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मैं दूंगा वो दूंगा प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब इसमें एक चीज अभी अपन ने पढ़ी नहीं है जो अपन कल पढ़ेंगे, छोटे से टॉपिक है, वो है नॉन मेटल, ठीक है। क्योंकि ना तो मैंने नॉन मेटल की तुम्हें प्रॉपर्टी पढ़ाई, वो सॉरी नॉन मेटल की सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़ाई है, लेकिन मैंने नॉन मेटल की केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ाई है। तो बस नॉन मेटल की केमिकल रिएक्शन में दो चीजें रहती हैं, ठीक है। एक तो नॉन मेटल कैल्शियम के साथ रिएक्शन करता है, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, और नॉन मेटल एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है। तो नॉन मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, और जब कैल्शियम के साथ रिएक्शन करता है तो नॉन मेटेलिक कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। तो वो चीजें हैं बस, तो वो अपन कल देख लेंगे। हाँ हाँ, इनसे मैं क्वेश्चन ज्यादा दूंगा, अभी भी मैं बोल रहा हूं, तो ये मत सोचना। दो मिनट रुकना।